आप देखो, उस कारण को पकड़ने की कोशिश करो। कब कब आपके भीतर वो रुद्रता के परिणाम जागृत होते हैं। क्योंकि हमारा अभिप्राय ये रौद्र आदि रस को लेकर के ज़्यादा नहीं है। हमारा उद्देश्य, हम उन कारणों को पकड़ने की कोशिश करें। हमारे जीवन में कब ऐसे परिणाम उत्पन्न होने लगते हैं, क्यों उत्पन्न होने लगते हैं, रीज़न क्या है उसके पीछे। कभी आपने सोचा? चाहता कोई नहीं है व्यक्ति कि मेरे भीतर वो रौद्र परिणाम उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति उबलना नहीं चाहता, क्रोध से भरना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हो जाता है। क्यों? कारण सोचना विचारना, शायद हमने कभी आपको बताया भी है उसका। और वो तब संभव होगा जब हम उसके प्रोज एंड कॉन्स सोचना शुरू करेंगे, अच्छी और बुरी बातें, अच्छे और बुरे परिणाम सोचना शुरू करेंगे। तब व्यक्ति अपने रौद्र परिणाम को कंट्रोल करके रख सकता है, शांत हो सकता है, प्रशांत हो सकता है, अपने आप को संयमित बना सकता है। अदरवाइज कुछ नहीं होगा। व्यक्ति उखड़ता ही तब है जब उसके साइड इफेक्ट्स नहीं सोचता है, विचार करता है। इस रौद्र परिणाम से मुझे क्या मिलेगा, इस रौद्र परिणाम से आज तक किसे क्या क्या मिला है। कुछ मिला है? मिला कुछ भी नहीं है। जो भी था वो सिर्फ खोया है। व्यक्ति ने अपने आप को खोया, अपने स्वभाव को खोया, अपने स्वास्थ्य को खोया और अपने वालों को खोया। नहीं खोया? कितनी हानि होती है? फिजिकल लॉस, मेंटल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, रिलेशनशिप को लेकर के लॉस और सामाजिक स्तर में लॉस, दैहिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सभी प्रकार के लॉसेस के अलावा कुछ नहीं होता। कितनी हानियां होती, कभी सोचा? सबसे बड़ी हानि शारीरिक नहीं, सबसे बड़ी हानि मानसिक हानि होती है। हमारे परिणामों को जो दूषित करता है, कम परिणामों को नीचे लेकर के आ जाता है। मात्र इसका इफेक्ट उतनी ही देर नहीं रहता है। जैसे किसी सरोवर में, तालाब में कंकर फेंका जाता है, तरंगें उत्पन्न होती हैं, सर्कुलर, गोलाकार, भंवर जैसी बनती हैं। 1 सेकंड के लिए तो वो कंकड़ जाता है, लेकिन वो तरंगे कहाँ तक फैलती, बहुत दूर तक फैलते चले जाती हैं, बहुत देर तक भी उठते रहती हैं। 1 सेकंड का, 1 क्षण का वो रौद्र परिणाम कितने समय तक, कितने दूर तक, कितने देर तक, कितने लोगों तक वो प्रभाव को डालता है, कभी चिंतन किया आपने? उतने ही समय तक उसका इफेक्ट नहीं रहता है। उसका इफेक्ट घंटों नहीं, दिनों नहीं, वर्षों नहीं, न जाने भवों भवों तक चला हुआ आता है। उससे इफेक्टेड सिर्फ वो व्यक्ति ही नहीं होता है जो करता है वैसे परिणाम। उससे इफेक्टेड जिसके ऊपर किया जा रहा है मात्र वही व्यक्ति भी नहीं होता है, लेकिन उस रेंज में जो जो आता जाता है सब उससे प्रभावित हो जाते हैं। जब लहर उठती है सब उससे प्रभावित होते हैं। झंकार जब आती है ना, किसी वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है, वो झंझीरा होता है ना, वो बंद होने के पश्चात भी उसकी झंकार चलती रहती है। फैन की स्विच को ऑफ कर दो, बटन बंद कर दो, फिर भी फैन की पंखुड़ियाँ थोड़ी देर तक घूमते ही रहती हैं। आपने परिणाम, रौद्र परिणाम कुछ क्षण के लिए किया है, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट कितना रहता है। जब हम आफ्टर इफेक्ट के बारे में सोचना शुरू करेंगे तभी हम अपने आप को उन परिणामों से बचा करके रख सकते हैं। यानी दूरगामी परिणामों को सोचना शुरू करो। जो दूरदृष्टि रखता है व्यक्ति, वही व्यक्ति अपने आप को व्यवस्थित बना सकता है। जो बाहर की नहीं, बहुत दूर की सोच करके चलने वाला। परेशानी आप लोगों के साथ ये है, आप दुनिया के हर क्षेत्र में बहुत दूर दृष्टि रखते हो, बहुत दूर की सोच रखते हो, भविष्य की प्लानिंग करते हो, बच्चों को लेकर के, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के। जब LIC की पॉलिसी बनाते हो, कितने साल के लिए? 25 साल, 30 साल के लिए नहीं, आपके जाने के बाद जो आपके बच्चे हैं उनके बारे में भी सोच करके आप बनाते हो। तभी तो व्यक्ति वो प्रीमियम भरता है ना? आपको पता है मुझे 30 साल, 20 साल तक भरना पड़ेगा, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे? आपका परिवार जो है सुदृढ़ बनेगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनेगा। तो जैसी ही सोच आप अपने उस फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपनी सर्विस को लेकर के रखते हो, वैसी ही सोच इन परिणामों को लेकर के भी रखना चाहिए
कि मैं जो आज करूंगा अथवा मेरे भीतर जो परिणाम उत्पन्न होगा उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। आफ्टर इफेक्ट समझते हो? उसके बाद होने वाला प्रभाव क्या होगा, किस पर वह प्रभाव पड़ेगा, कितने समय तक पड़ेगा, किन किन लोग जो है उससे प्रभावित होंगे, कैसा उसका जीवन होगा और कैसा उसके ऊपर आश्रित रहने वाले लोगों का जीवन होगा। जब व्यक्ति सर्वांगीण सोचता है, पूर्ण रूप से A to Z जब ये विचारधारा लेकर के आता है, वही व्यक्ति अपनी काया कल्प कर पाता है, अपने मन को कल्प कर पाता है, अपने मन को ऊंचा लेकर के जा सकता है। वही व्यक्ति अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना सकता है। समझ रहे हो? क्या समझ में आ रही है बात आपको? आचार्य भगवान उस रौद्र रस का वर्णन कर रहे हैं। देखना, अपने अपने में कंपैरिजन करना, अपनी अपनी स्थिति देखना, आपके साथ क्या घटित होता है। घटित घटना विदित हुई उसे, चित्त क्षुभित हुआ उसका, पित्त कुपित हुआ उसका। शरीर कैसा होता है, मन कैसा होता है, भकुटियां टेढ़ी सी हुई, तन गई। पेज नंबर 134। आंख की पुतलियां तो लाल लाल तेजाबी बन गई। कभी थोड़ा सा दर्पण के समक्ष जाकर के अपने ही चेहरे को देखा करो, क्या होता है। देखते देखते गुब्बारा सी फड़फड़ाती लंबी नासा फूलती गई उसकी। नासा मतलब नाक। जब व्यक्ति उस रौद्र परिणाम है, जो नाक के दोनों नॉस्ट्रिल्स थे, नथुने फूल जाते हैं। कभी देखा है उस बैल को जिसके नथुने में वो रस्सी बन कैसे फूल जाते हैं? बिल्कुल। कभी देखना, अपने चेहरे का अध्ययन करना, बस और कुछ नहीं। अगर बाती का योग नहीं मिलता तो बात दूसरी थी, अधूरी थी, मगर बात पूरी हुई। यानी नाक फूलती है मतलब जैसे वो बारूद का ढेर है, उस बारूद के ढेर में वो अगरबत्ती लगा दी जाती, जैसे किसी बम में रस्सी बम होता है, कैसा वो ब्लास्ट होता है, एकदम तेज आवाज करके फटता है। बिल्कुल। अगर बाती का योग नहीं मिलता तो बात दूसरी थी, अधूरी थी, मगर बात पूरी हुई। भीतर बराबर बारूद भरा हुआ था ही, फिर क्या पूछना। नाक में से बाहर की ओर सघन धूम मिश्रित कोप की लपटें लपलपाती लाली बहने लगी। अब वह नाक खतरनाक लगने लगी। इसी से लगता है कि कोप की कोशिका नाक ही है। नाक में दम कर रखा है सबका मनाक भी संदेह नहीं इसमें। ये कहा जाता है ना, नाक में दम कर रखा है, कहावत कही जाती, परेशान कर रखा है। वो कहावत बिल्कुल ऐसी ही बनी। यानी कि नाक उस समय व्यक्ति की फूल जाती है। थोड़ा सा अध्ययन किया करो अपने अपने शरीर के अंग और उपांगों का, अथवा अपने शरीर के अंग उपांगों का अध्ययन नहीं कर सकते तो जिसको ये ऐसा, जिसके भीतर ऐसी घटना निर्मित हो रही है, वो उसके बॉडी का अध्ययन किया करो। बात दूसरी थी, अधूरी थी, मगर बात पूरी हुई। भीतर बराबर बारूद भरा हुआ था ही, फिर क्या पूछना। बारूद भीतर भरा रहे तो फिर तो फूटता ही है। वही भीतर के बारूद का परिणाम है कि वो नाक फूल करके एकदम तेज लाल हो जाती है। नाक में से बाहर की ओर सघन धूम मिश्रित कोप की लपटें, यानी वह क्रोध की लपटें, जैसे अग्नि की लपटें उठती हैं लाल लाल चिंगारी को लिए हुए, बिल्कुल वैसी ही आकृति उस व्यक्ति के चेहरे की हो जाती है। लपलपाती लाली बहने लगी। अब वह नाक खतरनाक लगने लगी। इसी से लगता है कि कोप की कोशिका नाक ही है। यानी क्रोध का स्थान जो है, रहने का स्थान, वो इसका जो स्टोरेज पॉइंट है वो नाक ही है। तभी तो सबसे ज्यादा वो नाक फूलती है। नाक में दम कर रखा है सबका मनाक भी संदेह नहीं। मनाक का अर्थ होता है थोड़ा भी संदेह नहीं, संशय नहीं है, इसमें थोड़ा भी रंच मात्र भी डाउट नहीं है कि नाक के ऊपर ही वह गुस्सा बैठा रहता है। नाक की अनी पर ही वो, टिप ऑफ द नोज जो है उस पर ही वो बैठा रहता है। सतो गुण के सत्व की इति का यहाँ अवभाषण हुआ। राजसी तामसी की अति का यहाँ अवभाषण हुआ।
अधिक परिचय मत दो, निर्भीक हो शिल्पी ने कहा रौद्र से, सोम की सौम्य मुद्रा में। रुद्रता विकृति है विकार, समिट शीला होती है। भद्रता प्रकृति का है प्रकार, अमिट लीला होती है। और सुनो यह सूक्ति सुने नहीं क्या, आमद कम खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का। कुबत कम गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने का। बस इसी बीच कुछ उल्टी स्थिति उभरती है, शिल्पी की मति बिगड़ती है। रुद्रता विकृति है विकार है, अधिक परिचय मत दो। यहाँ पर सतोगुण के सत्व की इति का अवभाषण हुआ। सतोगुण होता है सात्विकता का प्रतीक। 3 प्रकार के गुणों का वर्णन आता है सांख्य दर्शन में, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का अर्थ हमारी सात्विकता, शांत परिणाम। रजोगुण मतलब राजसिक वृत्ति, और तमोगुण मतलब वैश्विक वृत्ति, तामसिकता को लेकर के, क्रोध को लेकर के। प्राय आज वर्तमान में लोग रजो और तमो प्रवृत्ति वाले हैं। रजोगुण का मतलब विलासिता का ही जीवन जीने वाले, इंद्रियों के विषयों में ही लंपट होने वाले, उसी में ही झूलने वाले। सिर्फ और सिर्फ यदि सोचते हैं तो शरीर के पुष्ट करने की बात, इंद्रियों को पुष्ट करने की बात, खाने पीने, मौज मस्ती, ऐशो आराम। इसके अलावा आज जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर सिर्फ रजोगुण पे जीता है। खाओ पियो ऐश करो, है ना, मौज करो। क्या करना है, किसके लिए कमाना है, क्यों मेहनत करना है, उनका उद्देश्य यही होता है। और प्राय हर व्यक्ति का उद्देश्य आज यही हो गया है। सतोगुण तो बचा ही नहीं है, और जब वो रजोगुण पूरा नहीं होता है तो उसके लिए वो तमोगुण से भर उठता है, यानी कोप आदि करने लगता है, गुस्से से भर उठता है। तो व्यक्ति 2 ही प्रवृत्ति को लेकर के जी रहा है। जब वो थोड़ा सा सामर्थ्यशाली, वैभवशाली, पैसे वाला हो जाता है तो सत्वगुण तो चले ही जाता है। बस लग्जरियस लाइफ इसको जीना है, उसकी जिंदगी का उद्देश्य इसके अलावा कुछ नहीं रहता है। और कुछ करना है नहीं, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। जितने आप बैठे हैं ना, सही बता रहे हैं, इसके अलावा कुछ सोचते हैं आप बताओ? 24 घंटा क्या सोचते हो? खाने पीने के बारे में, कपड़े पहनने के बारे में, अथवा अच्छी गाड़ी लाने के बारे में, अच्छा मकान बनाने के बारे में। इसके अलावा कुछ चिंतन होता है आप लोगों का? इसके अलावा कहीं घूमते हो आप? कहीं नहीं घूमते, हमें तो नजर नहीं आता। कहाँ घूमते हो, क्या सोचते हो, क्या विचार करते हो? यानी उस राजसिक वृत्ति को छोड़ करके कुछ सोचता है व्यक्ति? कुछ नहीं सोचता। अब वो राजसिक प्रवृत्ति पूरी नहीं होती तो फिर वो तामसिकता जागृत हो जाती है, अथवा वो विलासता में वो इतना खा पी लेता है, इतना कर लेता है कि वो तामसिक जैसा ही होते चले जाता है। तो जब रौद्र रस जागता है तो क्या होता है? सतोगुण के सत्व की इति का यहाँ अवभाषण हुआ। यानी जो सात्विकता रूप परिणाम, शांत परिणाम, अनुकंपा के परिणाम, किसी की मदद के भाव, किसी को ऊपर उठाने के भाव, वो धार्मिकता का जो परिणति होती है, वह सब कुछ इति की ओर, यानी वह समाप्ति की ओर ही हो रही है। राजसी तामसी की अति का यहाँ अब भाषण हुआ। यानी जब बहुत एक्सट्रीम हो जाती हैं, कौन सी? हर व्यक्ति एक्सट्रीमिस्ट होते चले जा रहा है, अतिवादी होते चले जा रहा है। किसमें? भोग और उपभोग में। तृप्ति कहीं नहीं है, शांत कभी होता ही नहीं है। एक भोग शांत नहीं है, दूसरा पहले तैयार रख कर है। तो राजसी तामसी की अति का यहाँ अब भाषण हुआ। अधिक परिचय मत दो, निर्भीक हो शिल्पी ने कहा रौद्र से, सोम की सौम्य मुद्रा में। जब उस रौद्र रस को देखा तो शिल्पी परिचय कहता है कि ज्यादा परिचय मत दो, वह तो बहुत साम्य था, सौम्य भाव को लेकर के, सोम की भांति। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा एकदम शांत होता है, शीतल होता है, प्रकाश से भरा होता है, मन को प्रफुल्लित करने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है। शिल्पी की मुद्रा भी बिल्कुल वैसे ही चंद्रमा की भांति। रुद्रता विकृति है विकार, समिट शीला होती है। रुद्रता जो है विकृति है, हमारी प्रकृति नहीं है, नेचर नहीं है, नेचर के अगेंस्ट जाकर के होने वाली क्रिया है, विकार है। समिट शीला है, मिटने वाली, स्वभाव वाली होती है।
भद्रता प्रकृति का है प्रकार, अमिट लीला होती है। भद्रता यानी वह शांत परिणाम जो होता है वो कैसा है? वो प्रकृति है, वो नेचर है। वो अमिट लीला यानी कभी मिटने वाला नहीं। व्यक्ति के भीतर यदि रौद्र परिणाम उत्पन्न भी होता है, क्रोध भी उत्पन्न होता है, तो हमेशा नहीं रह सकता। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसा है जो अनंत काल तक रह सकता है, वो हमारा स्वभाव है। वो भद्र परिणाम, वो अच्छा शांत परिणाम, वो करुणा का भाव, वो दया का भाव, वो अहिंसा का भाव अनंत काल तक रह सकता है। जो अनंत काल तक रहेगा वो स्वभाव समझना, और जो क्षणभंगुर है, मिटने वाला है, वो विभाव होता है, विकृति होता है। कितना भी आप क्रोध कर लो, कितने भी रौद्र हो जाओ, लेकिन वह हमारा स्वभाव कभी भी नहीं हो सकता है। और सुनो, ये सुक्ति सुनी नहीं क्या? आमद कम खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का। कुबत कम और गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने का। आज हर व्यक्ति इंस्टॉलमेंट में जिंदगी जी रहा है, ईएमआई में जिंदगी जी रहा है। उसका घर ईएमआई में है, मोबाइल ईएमआई में है, गाड़ी ईएमआई में है ना। मंथली इनकम कितनी है? ईएमआई बंदी रहती है, इक्वेटेड मंथली इनकम, हाँ इसकी इतनी ईएमआई बंदी है। सब है, सब इंस्टॉलमेंट में जिंदगी जी रहा है। वो कितनी इंस्टॉलमेंट बंदी है? इतनी मंथली। गाड़ी की इंस्टॉलमेंट इतनी है, मोबाइल की इतनी है, कपड़ों की है, ज्वेलरी की है, प्रॉपर्टी की है। तो उसकी जिंदगी पूरी इंस्टॉलमेंट में बीतती चली आ रही है। उसके अलावा वो कुछ सोचता भी नहीं है। मंथ एंड में यदि इसको जो सैलरी आती है तो वो यही प्लानिंग करता है, इसकी इंस्टॉलमेंट इतनी देना है, इसकी इतना देना है, इसकी इतनी देना है। आमद कम खर्चा ज़्यादा, सब ऐसे जी रहे हैं आजकल। सिर्फ शो ऑफ का ज़माना है। क्या करें महाराज जी, स्टेटस को भी तो मेंटेन करना पड़ता है। जिस समाज में रहते हैं, जिन लोगों के पास रहते हैं, उठते बैठते हैं, थोड़ा सा उनके अनुसार भी अपने को दिखाना पड़ता है। क्षमता मारुति 800 की नहीं है, अब लेकर के रखोगे होंडा सिटी और क्या समाज में थोड़ा सा दिखाना भी तो पड़ता है। मालूम है कि आवश्यकता भी नहीं है, क्यों राकेश जी, है ना? यही समझ, यही स्थिति है ना। आवश्यकता, नीड भी नहीं है, लेकिन एक लग्जरी अलग से कार रखना पड़ता है, एक डेली रूटीन वाली कार अलग रखना पड़ता है, और एकदम और जिससे भी ज़्यादा लग्जरियस होती है वो और भी रखना पड़ता है। आज व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूर्ति नहीं करता है, वह सिर्फ दिखावों की पूर्ति में लगा हुआ है, स्टेटस को मेंटेन में। और खासकर दिल्ली और बॉम्बे में तो यहाँ तो यही कल्चर है। जब से हम देखते हैं बस यही दिखते हैं। लोन, वही तो है, आमद कम खर्चा ज़्यादा, लोन पे ही जिंदगी चल रही है। जो हमारा है नहीं, दूसरों से उधार मांग करके, और वह इंस्टॉलमेंट चुकाते चुकाते उसकी ज़िंदगी भी इंस्टॉलमेंट में चली जा रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये इंस्टॉलमेंट, वो इंस्टॉलमेंट, उसने प्रवृत्ति ऐसी बना ली, क्या करें।